हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिंग फेंस की नीति के बारे में, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने स्वार्थ के लिए भारतीय क्षेत्रों के ऊपर लगाई गई थी। और इस नीति को बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किया गया था। जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कदम भारत में मजबूत करने शुरू कर दिए थे, जैसे कि प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, तब 1773 के दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर थे। उस समय काल में भारत में जो मुख्य राजवंश राज कर रहे थे वे थे हैदराबाद के निजाम, मराठा राजवंश और मैसूर राजवंश। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे इन राजवंशों के ऊपर अपनी कूटनीतियों के द्वारा कब्जा कर रही थी, परंतु साथ ही साथ अंग्रेजी कंपनी को बाहरी आक्रमणकारियों से भी खतरा था, जैसे कि अफगान आक्रमणकारी। और इसी बिंदु को देखते हुए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाहरी आक्रमणकारियों से अपने क्षेत्रों को बचाने के लिए रिंग फेंस की नीति को अपनाया था। आइए जानते हैं रिंग फेंस नीति क्या है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के उनके क्षेत्रों की सीमाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जिस नीति का प्रयोग उन्होंने किया था उसे रिंग फेंस नीति के नाम से संबोधित किया जाता है। रिंग फेंस की नीति के तहत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्रों की सीमाओं को सीधा सीधा किसी बाहरी क्षेत्र के साथ नहीं मिलाती, बल्कि वे अपने अगल बगल के क्षेत्रों के साथ संधि करके अपनी सेना उन क्षेत्रों को उनकी सहायता करने के लिए भेज देती थी। इस प्रकार जब भी कोई बाहरी आक्रमणकारी हमला करता तो उसे पहले उन क्षेत्रों में होकर गुजरना पड़ता था जो अंग्रेजी क्षेत्रों के अगल बगल होते थे, और अंग्रेजी क्षेत्रों को इससे काफी फायदा होता था। इस नीति के तहत जिन क्षेत्रों को अंग्रेजी कंपनी अपनी सेना देती थी, उन्हें क्षेत्रों को उस सेना का खर्च उठाना होता था, और इससे अंग्रेजी कंपनी को हमलावरों से तो फायदा होता ही था, साथ ही साथ उनकी सेना का खर्चा भी दूसरे ही क्षेत्र उठाते थे। इस नीति के तहत अंग्रेजी कंपनी अपने अगल बगल के क्षेत्रों के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वे ऐसा करते तो वे क्षेत्र उनके अधीन हो जाते, और इस प्रकार बाहरी आक्रमणकारियों के साथ उनकी सीमा क्षेत्र सीधे सीधे मिल जाते। बाद में जब लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि की नीति का प्रयोग किया गया था, वह इसी रिंग फेंस की नीति का एक बड़ा रूप था। जैसे कि प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजी कंपनी का कब्जा बंगाल के क्षेत्रों में हो गया था, परंतु वह भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से अफगान आक्रमणकारियों के हमला करने की संभावना रहती थी। इसलिए अंग्रेजी कंपनी ने अवध के क्षेत्र, जिसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहते हैं, उस क्षेत्र को इस रिंग फेंस की नीति में प्रयोग किया। इस प्रकार अगर अफगान आक्रमणकारी बंगाल की तरफ हमला करते तो उन्हें पहले अवध से होकर गुजरना पड़ता, जहाँ अवध की सेना और साथ में अंग्रेजी सेना का उनसे सामना होता, और इस प्रकार अंग्रेजों के अपने बंगाल के क्षेत्रों में इससे बहुत कम हानि पहुँचती थी। अंग्रेजों को एंग्लो मराठा युद्धों के दौरान भी इस रिंग फेंस की नीति का प्रयोग किया था। इस बिंदु को इस प्रकार समझा जा सकता है कि जब हमने एंग्लो मराठा युद्धों के बारे में जाना था, तब हमने यह जाना था कि 1775 में प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध को वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा रोक दिया गया, क्योंकि उन्होंने मराठाओं से लड़ने के लिए कोई रिंग फेंस की नीति का प्रयोग नहीं किया था। और अगला एंग्लो मराठा युद्ध 21 वर्ष बाद 1803 अंग्रेजों द्वारा किया गया, क्योंकि तब इन 21 वर्षों में अंग्रेजों ने मैसूर से हैदर अली और टीपू सुल्तान को हराकर मैसूर पर कब्जा कर लिया था। मैसूर को रिंग फेंस की नीति के लिए प्रयोग किया गया ताकि मराठा और उनके बीच मैसूर आ जाए। तो ये थी कहानी रिंग फेंस नीति की। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।